जय हिंद। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 5 है, अध्याय 5, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मैं जो आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस आंसर भी कराऊंगा। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा उसको स्टार भी लगवाऊंगा। तो अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। सो अंत तक सेशन में बने रहेंगे। और अभी तक और आप अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया है कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को देखिए। इस चित्र को सबसे पहले देखिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहा देख रहे हैं? पंचमढ़ी अभ्यारण्य इसके अंदर आ रहा है। नहीं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंदर है। बोरी अभ्यारण्य भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य भी आएंगे। ठीक है, मतलब इससे छोटे होंगे, ये लार्ज स्केल हो गया। ठीक है, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है इसमें जो है जैसे कि देश तो काम करता ही है, साथ में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं उनके द्वारा भी इनको फंडिंग किया जाता है, इनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। इनमें कौन कौन सुरक्षित होते हैं भाई? तो सबसे पहले पेड़ पौधे तो होंगे ही होंगे, जानवर भी होंगे, और क्या उसमें रहने वाले जो आदिवासी हैं वे भी क्या होंगे? इसमें संरक्षित होंगे। मतलब इसमें सबको संरक्षित करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, मैंने इसको लिया, कट करके लिया है स्क्रीनशॉट। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। जैव विविधता, इसमें सब कुछ आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, जैसा आप जानते हैं जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, सहायक होता है। मतलब क्या है कि देख रहे क्या दिया है? पौधा, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं विभिन्न प्रजातियां। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर जो है अन्य संरक्षित क्षेत्र जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया भी है कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आ सकते हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक व्यापक हो गया। अब मैंने इसका एक मोटा मोटी तौर पे आपको समझाने का प्रयास किया। अब आगे आते हैं, हर चीज का डिफिनीशन लिखेंगे, उस चीज की विशेषता, हर चीज उससे जुड़ी हुई बातें, तीनों राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य, इन तीनों के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं वनोन्मूलन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में जो है क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगा, देख लीजिए आप। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर भी पूरा करके रखा है पहले साहब के लिए, इसको भी मैं करवाने वाला हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अंत तक सेशन में बने रहेंगे। साथ ही आप जो है हमारा
जो व्हाट्सएप चैनल है, इसी जो जो नमित मिश्रा मैथ्स करके जो यूट्यूब चैनल है, उसके जो प्रोफाइल है उस पर सबसे ऊपर व्हाट्सएप का लिंक मिलता है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सारणी दिया हुआ था, बहुत खास नहीं लेकिन फिर भी भरवा देता हूँ। सारणी 5.1 संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र, क्या लिखा है? संरक्षित क्षेत्र क्या है? मेरे जिला में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भाई हमारा पश्चिम चंपारण है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नहीं, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। क्या वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वन्य जंतु अभयारण्य क्या है? तो उदयपुर, उदयपुर वन्य जंतु अभयारण्य। पूरे बिहार में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। पूरे बिहार में तो चंपारण कहाँ से आएगा? यहाँ जो बिहार में भी है तो यही है। ठीक है, इसमें तो उदयपुर वन्य जंतु अभयारण्य भी आ जाएगा, या और भी कोई आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उदयपुर वाला लिख लेता हूँ। मेरे देश में राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सबसे अच्छा, सबसे जो मतलब फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिए। ये आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लिखेंगे। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वन्य जंतु अभयारण्य की बात करें, देश में वन्य जंतु अभयारण्य यही लिख लीजिए। क्या पंचमढ़ी अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य। क्या नहीं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो हमारे देश में जैव मंडल आरक्षित, एक नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या है? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, आप और भी कोई लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही लिखेंगे, दूसरा भी लिख सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, वन्य जीव अभयारण्य क्या है? वन्य जीव अभयारण्य क्या है? ये डिफिनेशन आपकी बुक का ही है। वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित हो। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे जंतु और उनके आवास, क्या वन्य जीव अभयारण्य में आप देख सकते हैं कि पौधों के बारे में बात नहीं किया गया, जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ देखिए, अभयारण्य का अर्थ है अभय प्लस अरण्य। इस चीज को आप अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे, अर्थात ऐसा अरण्य या वन, अरण्य का मतलब क्या होता है? वन। अभय मतलब डर नहीं, जहां जानवर बिना किसी भय के रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य। सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, तो अब पक्षी अभयारण्य होगा, पक्षी विहार अभयारण्य या वन्य जीव अभयारण्य की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अभयारण्य में क्या आ जाएगा? सरकार अथवा किसी अन्य संस्था, सरकार भी हो सकती है या कोई अन्य संस्था भी इसका संरक्षित कर सकती है। तो संरक्षित वन, पशु विहार, पक्षी विहार, पक्षी विहार में पक्षियों का रहने वाला, पशु विहार पशुओं को रहने वाला, एकदम पूरा विचरण करेंगे बिना कोनो भेदभाव के। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है? वह क्षेत्र जिसमें जानवर अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित होते हैं उन्हें वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। ठीक है, मैं जहां जहां रीड चला रहा हूं वहां देखना है आपको। इन क्षेत्रों में जानवरों को पकड़ना, मारना और अवैध शिकार करना मना होता है। देखिए, ऊपर वाला लाइन भी यही बात कर रहा था, ये वाला लाइन भी यही बात कर रहा था, लेकिन इसमें उतना स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा था। क्या? देखिए, इसलिए मैंने इस लाइन को लिखा है कि इन क्षेत्रों में जानवरों को पकड़ना, मारना और अवैध शिकार करना मना होता है, जिससे वे सुरक्षित रहते हैं और अपने प्राकृतिक वातावरण, कहाँ पे? अपने प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
वन्य जीव अभयारण्य के कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं? यह एक विशाल क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक होता है और चारों ओर से सुरक्षित होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात क्या है कि यहाँ जानवरों को उनके स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार रहने और घूमने की स्वतंत्रता होती है। एकदम जानवर पूरा छुट्टा सांड की तरह घूम सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, समझ में आया? यह वन्य जीवों को प्रकृति के अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। एकदम जैसा उनको चाहिए वैसा उनको वातावरण दिया जाता है, किसमें? वन्य जीव अभयारण्य में, जिससे उनका संरक्षण होता है। यह राष्ट्रीय उद्यान से भिन्न होता है क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों में अधिक प्रतिबंध होते हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में जंतु अपने प्राकृतिक आवास में अधिक स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय उद्यान में कुछ प्रतिबंध होता है, जैसे कांट तार ओर से घेर दिया जाएगा, इस एरिया से बाहर बाघ नहीं आ सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी है, ये जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे है, वैसे वो एकदम घेरा हुआ है कि उस एरिया को रेड जोन करके रख दिया गया है कि नहीं जाना है किसी को भी नहीं। तो राष्ट्रीय उद्यान में थोड़ा सा प्रतिबंधित होता है पशु, वन्य जीव अभयारण्य में पूरा तरह एकदम स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण हमने लिया है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य का आप यहाँ से भी उस वाले खंड को जो ऊपर वाला था 5.1 उसको भर सकते हैं। सुंदरबन वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? 573। कितने हैं? 573। अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र है जहां वह स्वतंत्र मैंने बिना किसी बाधा के रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान, इसी बात को देखिए यहाँ पे मिलकर। राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है जिसे सरकार वन्य जीवों, पौधों और प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने के लिए समर्पित करती है। ठीक है, इन उद्यानों में शिकार, पेड़ों की कटाई और अन्य विनाशकारी मानवीय गतिविधियों पर पाबंदी होती है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जा सके। ये स्थान शैक्षिक मनोरंजक उद्देश्य के लिए भी जनता के लिए खोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जनता भी जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा प्रतिबंध होता है। ठीक है, अब क्या है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, आपको ये लिखना है, ये वाला लिखना है 100%। ये नहीं लिखेंगे फिर भी काम चल जाएगा, आप यहाँ से पर समझ लीजिए कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे कि ये बहुत शॉर्टकट में लिख दिया गया है ना, ये मैंने आपके बुक से लिया है, ये चीज़ अपने से लिखा गया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि पूरा हो क्या रहा है इसमें गतिविधि। ठीक है, मुख्य उद्देश्य का बात करते हैं नेशनल पार्क का। वन्य जीवों का संरक्षण क्या है? वन्य जीव का संरक्षण मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य से बाघ, हाथी, पक्षियों और अन्य जानवरों को अनेक प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित रखना। ठीक है, पहला उद्देश्य है। दूसरा क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, पेड़ पौधों, झीलों, नदियों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तीसरा पारिस्थितिक संतुलन। देख, पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है ना कि सब एक दूसरे पर डिपेंड है, उस चेन में से कोई एक भी निकल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। जैसे कि देखिए बाघ है, बाघ खाता है किसको? जैसे बकरी क्या खाती है? जैसे घास है, घास को खाई बकरी, बकरी कौन खाया? बाघ नहीं। तो ये जो संतुलन, मान लीजिए बकरी गायब हो गई तो बाघ मर नहीं जाएगा, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिक संतुलन। ठीक है, मतलब चेन जो बना हुआ है एक दूसरे पर जो सभी डिपेंड है वो बना रहा है। लिखा कि पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखना। मनोरंजन एवं शिक्षा, लोगों को प्रकृति की सुंदरता और जैव विविधता का अनुभव करने और उसे सीखने का अवसर प्रदान करना भी इसका क्या है? उद्देश्य है।
अब यहाँ पर क्या वर्जित है, राष्ट्रीय उद्यान में क्या वर्जित है ये देखिए। शिकार करना वर्जित है, वन्य जीवों का शिकार करना सख्त मना है। कहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान में। वनों की कटाई, व्यवसायिक या अन्य उद्देश्यों के लिए पेड़ काटना बिल्कुल मना है। निजी स्वामित्व ये किसी का नहीं होता है। वहां पे आप देख रहे थे कि सरकार या संस्था था किसमें, वन्य जीव अभयारण्य, लेकिन इसमें क्या है, इस क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निजी स्वामित्व के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। चराई में जानवरों को चराना भी प्रतिबंधित होता है, किसमें, राष्ट्रीय उद्यान में। और ये सरकार इसको गाइड करती है, बात ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए आते हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, असम में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को भी आप याद रखिएगा, और जो ये चीज़ें दिया गया, क्या वर्जित है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान कहते किसको हैं, ये सब चीज़ें आप अपने नोटबुक में एकदम सही से लिखेंगे। कितना अच्छा से मैंने सजा के लिखा है। फिर अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्तमान में भारत में आधिकारिक तौर पर 107 राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं टोटल, तो 107 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में भारत में है। अब अगला देखिए, ये चीज देखिए, अब मैंने आपकी बुक से कट करके लगाया है। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। पूछ रहा है ना कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो जैवमंडल क्या है, तो भाई जिसमें सजीव पाए जाते उसको क्या बोलते हैं, जैवमंडल। जैवमंडल सजीव होता है, अथवा जो जीवन यापन के योग्य है, यानी जहाँ जीवन संभव है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। इसको क्या कहते हैं, जैव विविधता। क्या कहते हैं, विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध, पर्यावरण से उनका संबंध, ये क्या कहलाता है, जैव विविधता। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, यहाँ पे देखिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व इसको कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे विशेष भूमि और तटीय क्षेत्र होते हैं, यानी समुद्र के किनारे भी हो सकता है, जहां जैव विविधता के साथ साथ मानव समुदायों के विकास और अस्थायी जीवन को भी संरक्षित किया जाता है। यह क्षेत्र प्रकृति और मानव के बीच सह अस्तित्व का एक मॉडल है। क्या है, मॉडल है। मतलब प्रकृति और मानव के बीच, यानी मानव को प्रकृति के साथ रहने का जो है एक पूरा का पूरा मॉडल है, एग्जाम्पल। एक बायोस्फीयर रिजर्व में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। मुख्य क्षेत्र, इसको बोलते हैं कोर जोन। अगला होता है बफर क्षेत्र, यानी कि बफर जोन। और तीसरा होता है संक्रमण क्षेत्र, यानी कि ट्रांजिशन जोन। अब देखते हैं इनमें क्या क्या, कोर्स में क्या है। तो मुख्य क्षेत्र में जो है, यह वह क्षेत्र है जहां संरक्षण सबसे सख्त होता है, और इसमें राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य जैसे पहले से संरक्षित क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। ठीक है, सबसे सख्त होता है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बफर जोन क्या है, मुख्य क्षेत्र। बफर जोन यह मुख्य क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र होता है जहां शोध, शिक्षा और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन जैसी गतिविधियां की जा सकती हैं। बफर क्षेत्र बोले, इससे थोड़ा कमजोरा है, सबसे कमजोरा है यह संक्रमण क्षेत्र। यह सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जहां मानव गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न डालें। मतलब मानव तो आ सकते हैं लेकिन काट पीट नहीं कर सकते, किसी का शिकार नहीं कर सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए आते हैं। ठीक है, नीलगिरी क्या है, नीलगिरी जो है, एक नीलगिरी है
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। देखिए ये है ना भारत का नक्शा, तो यहाँ पे केरल है, ये पूरा तमिलनाडु है और यहाँ पे कर्नाटक है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ही है नीलगिरी। तीनों का ट्रांजेक्शन पिछले तीनों का नाम लिखा है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है। सुंदरबन के यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। लगभग हमने बनाया है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड है, यहाँ पे नंदा देवी है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में इधर, और कच्छ गुजरात में इधर। अब आते हैं कि वनोन्मूलन क्या है। वनोन्मूलन क्या है, इस बात को देखते हैं। वनोन्मूलन, जिसे वनों की कटाई भी कहते हैं, का अर्थ है किसी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटकर या जलाकर हटाना, जिससे भूमि अन्य उपयोगों जैसे कृषि, शहरीकरण या उद्योगों के लिए उपलब्ध हो जाती है। इससे जैव विविधता, प्राकृतिक आवास और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और मरुस्थलीकरण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। किससे? वनोन्मूलन से। तो वनोन्मूलन होता क्यों है? कृषि के लिए, शहरीकरण के लिए, उद्योगों के लिए। ठीक है, इसका प्रभाव क्या है? तो जैव विविधता नहीं, प्राकृतिक आवास, पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इससे क्या होता है भाई? जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और मरुस्थलीकरण यानी सूखा पड़ जाता है, पूरा बालू बालू हो जाएगा भाई। इसका मुख्य कारण देखिए यहाँ पे लिखा है हमने फिर से, मुख्य कारण, वनोन्मूलन के मुख्य कारण क्या है? पहला कारण क्या है? कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता। खेती करने के लिए अधिक भूमि प्राप्त करने हेतु वनों को साफ किया जाता है। दूसरा है शहरीकरण और आवास निर्माण। शहरीकरण मतलब शहर का विकास। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या और शहरों के विस्तार के लिए भी वनों को काटकर सड़कें, घर और अन्य निर्माण किया जाता है। तीसरा है लकड़ी और चारकोल का उपयोग। फर्नीचर बनाने, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने और चारकोल उत्पाद के लिए वनों की कटाई की जाती है। ठीक है, 4 नंबर है खनन गतिविधियां। खनिज संसाधनों के निष्कर्षण निकालने के लिए वन क्षेत्रों को साफ किया जाता है। इसके मुख्य कारण है वनोन्मूलन के। इसका परिणाम क्या होगा वनोन्मूलन के? ये देखिए, वनोन्मूलन के परिणाम क्या होंगे। 1 नंबर जैव विविधता का नुकसान। पेड़ों के आवास छीन जाने से कई जीव जंतुओं और वनस्पतियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, 2 नंबर जलवायु परिवर्तन। पेड़ों के कम होने से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। 3 नंबर मिट्टी का अपरदन, अपरदन में कटाव और मरुस्थलीकरण। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस क्या है? सबको पता है कि जो भी सब्जी का छिलका, कचरा, जो मतलब बायोडिग्रेडेबल है, जो सड़ने वाले हैं, पेड़ पौधा का पत्ता होता है, ये सब कुछ क्या हुआ कि मिट्टी में मिल गया, बारिश वारिश हुआ, बहुत दिन तक सड़ा, सड़ उड़ के जो बना उसे ह्यूमस कहते हैं। तथा इसकी उर्वरक क्षमता भी कम होती है। उर्वरक क्षमता का मतलब हुआ कि उपजाऊ नहीं हो रहता है, धीरे धीरे वह भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, 4 नंबर बाढ़ का खतरा। वन मिट्टी में पानी सोखने का काम करते हैं। वन मिट्टी में पानी सोखने का काम करते हैं, उनके कटने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि मिट्टी का जो है ना अंतःस्रवण दर,
पेड़ों के रहने से ज़्यादा रहता है, जिससे मिट्टी क्या होता है, ज़्यादा पानी सूखता है तो बाढ़ आने की संभावना कम है। अब पानी नहीं सूखेगा तो बाढ़ जाहिर सी बात है आ ही जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक चीज़ देखिए मैंने रखा आपके लिए, क्या वनस्पति जात, क्या वनस्पति जात एवं प्राणी जात, ये क्या कहलाता है? तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति, इसको बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा। एवं किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी जात यानी फौना कहलाते हैं। फ्लोरा एवं फौना, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, क्या में क्या लिखा हुआ है? साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैव क्षेत्र के प्राणी जात हैं। क्या है? प्राणी जात है। ये देखिए जंगली कुत्ता है, जंगली कुत्ता बहुत खास होता है। ये हिरण है, चीतल है, चीतल। ये है भेड़िया, ये है तेंदुआ, ठीक है, ये फर्न है, ये जामुन है। ठीक है, अब आते हैं, लिखा हुआ है कि पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज, स्पीसीज मतलब होता है जाति, क्या? जाति, जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं। माने खास, और विशिष्ट मतलब होता है खास, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जंगली आम, विशाल गिलहरी। ठीक है, देखिए स्पीसीज के बारे में हमने लिख के रखा है, बुक से ही लिया है हमने इसको। स्पीसीज क्या है? जीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन क्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं? तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, वे नहीं अभी हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि जो डायनासोर को बोलता है, डायनासोर भी एक साथ संकटापन्न जंतु, सॉरी ये विलुप्त है, ये संकटापन्न में नहीं आएंगे। से कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन या बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। तो मुझे बताना था कि संकटापन्न जंतु को उदाहरण देखना है तो काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ का मगरमच्छ जो है, अजगर और गेंडा, ये सब क्या है? संकटापन्न जंतु है। देखिए क्या लिखा है कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु
प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। कोई पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो बताएंगे प्रोजेक्ट टाइगर हमारी सरकार के द्वारा, ठीक है, बाघों को संरक्षित करने के लिए एक परियोजना है। क्या लिखा है, इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों को उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। ठीक है, लिखा है किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, जैव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो परितंत्र में कौन कौन आएगा, उस क्षेत्र का पौधा, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक। अजैव घटक का मतलब हुआ कि जैसे कि नदी, तालाब, ये सब अजैव घटक का उदाहरण दिया है, जैसे कि जलवायु, ठीक है, भूमि, नदी, डेल्टा, ये सब क्या अजैव घटक हैं इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। क्या दिया है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक हैं। रेड डाटा पुस्तक के बारे में, रेड डाटा पुस्तक क्या है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो बोलेंगे वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या कहलाता है, रेड डाटा पुस्तक कहलाता है। पौधे और जंतु के लिए क्या होगा, और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक हो सकता है। ठीक है, प्रवास के बारे में देखेंगे, प्रवास क्या कहलाता है। लिखा कि माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती हैं। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। तो बहुत ठंडा के कारण जो साइबेरिया से साइबेरिया पक्षी आती हैं, तो बहुत ठंडा होने के कारण उधर अंडा नहीं दे सकते हैं, देंगे भी तो बच्चा नहीं निकलेगा, इसलिए इधर आता है लोग। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, कागज का पुनः चक्रण क्या है, यहाँ पे लिखा है कि प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इनका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। तो इससे जो है आप लिख लेंगे कि कागज का पुनः चक्रण क्यों करना चाहिए। भाई वृक्ष को बचाने के लिए कागज का पुनः चक्रण करना चाहिए। हम बताएंगे कि चूंकि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों का काट दिया जाता है, ठीक ना, और कागज को हम 5 से 7 बार पुनः चक्रण करके उपयोग कर सकते हैं। तो जो है हर एक विद्यार्थी को 1 पेज रोज बचाना चाहिए। नहीं, अगर बचाएंगे तो साल में बहुत सारे पेड़ कटने से बच जाएंगे। ये सब बातें। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अभ्यास के प्रश्नों पे आते हैं। 1 नंबर, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में
संरक्षित होते हैं कहलाता है क्या? यह कहलाता है वन्य जीव अभयारण्य। क्या कहलाता है? वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव लिखते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। प्रवास पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण आते। देखिए हमने पढ़ाया भी था, कोई सुनाया भी। अब क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। वन्य प्राणी उद्यान या अभयारण्य मुख्य रूप से जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा प्रदान करते हैं। यही लाइन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पे लिख भी दिया, वन्य प्राणी अभयारण्य या वन्य जीव अभयारण्य या उद्यान जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों सहित संपूर्ण जैव विविधता, भू आकृतियों और आदिवासियों की जीवन शैली का संरक्षण किया जाता है। मतलब ना, अगर आप क्वेश्चन आंसर यहाँ से नहीं भी करते हैं, जो मैं पढ़ाया हूँ अगर उस चीज़ का नोट्स बना लेते हैं तो भी आपसे क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए करा दिया तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चिड़ियाघर, हाँ चिड़ियाघर के बारे में मैंने बताया था तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चिड़ियाघर या अभयारण्य क्या है? चिड़ियाघर में जानवरों को कृत्रिम आवास यानी कि अपने से बनाकर आवास में रखा जाता है, जबकि अभयारण्य में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। मतलब वहाँ उनका जो अपना आवास है उसमें रखा जाता है। चिड़ियाघर का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और मनोरंजन है, जबकि अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों में बचाना एवं उनकी रक्षा करना है। चिड़ियाघर में जानवरों को पिंजरों या बाड़ों में रखा जाता है ताकि लोगों को खा नहीं जाए, नुकसान नहीं पहुंचा दे, जबकि अभयारण्य में जानवरों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति होती है। संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज का नंबर, इसमें क्या है? संकटापन जंतु वे हैं जो अपनी घटती संख्या के कारण विलुप्त होने के कगार पे हैं। क्या है? विलुप्त होने के कगार पे हैं। जबकि विलुप्त प्रजाति वे हैं जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं और अब अस्तित्व में नहीं है। उदाहरण के लिए बाघ एक संकटापन प्रजाति है, वहीं डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। यहाँ देखिए, बाघ, नीली व्हेल और तेंदुआ संकटापन जंतुओं के उदाहरण हैं। डोडो और यात्री कबूतर पैसेंजर पिजन विलुप्त प्रजातियों के उदाहरण हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात क्या है? तो वनस्पति जात यानी कि फ्लोरा और प्राणी जात यानी कि फौना एक किसी विशेष क्षेत्र या काल में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति जात। और प्राणी जात किसको कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र या काल में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षियों एवं जंतुओं को, सभी पक्षी पक्षी जंतुओं क्या कहते हैं? प्राणी जात यानी फौना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। ठीक है, देखिए वनोन्मूलन का वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो
इनका क्या होता है, इनका जो है आवास छीन जाता है, आवास छीन जाता है, ठीक है, आवास छीन जाता है इनका। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गांव या ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो वन उन्मूलन करोगे ना तो गांव में क्या होगा, वन के जो जानवर, हिंसक जानवर गांव में आ सकते हैं, क्या हिंसक जानवर शिकार के लिए गांव में आ सकते हैं। ठीक है, ये भी होता है कि समझे ना, और क्या होता है, गांव में खेती और भूमि बढ़ जाता है, गांव में खेती के लिए नहीं, भूमि उपलब्ध हो जाता है। और उन्मूलन से ही तो होता है। शहरी क्षेत्र में क्या होता है, तो शहर का विकास होता है, जबकि ठीक है ग्रीन हाउस सॉरी जबकि जबकि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण जबकि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण शहर में गर्मी अधिक लगती है। शहर में गर्मी अधिक लगती है। पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई, पृथ्वी पर क्या होता है, विश्व पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे मरुस्थलीकरण एवं बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। सब पढ़ाए हुए हैं हम, देखिए पढ़ाए थे ना। ठीक है, अगली पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगली पीढ़ी के लिए उनके लिए प्राकृतिक संसाधन कम हो जाएंगे, नहीं हाँ, और क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें ऑक्सीजन आसानी से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, हाँ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है, पारिस्थितिक संतुलन, पारिस्थितिक
संतुलन बिगड़ जाता है। ये वनोन्मूलन का निम्न पर प्रभाव जो है इस ये हो गया। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे? तो पृथ्वी पर जीवन की संभावना का कल्पना नहीं कर सकते। क्या नहीं है? किसी जंतु का आवास बाधित हो, जंतु विलुप्त हो जाएंगे, जंतु विलुप्त हो जाएंगे, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो मरुस्थलीकरण हो जाएगा। या क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी तथा मरुस्थलीकरण हो जाएगा। ठीक है, हमने भी लिखवा दिया आपको, ये पूरा हो गया। ठीक है, ये हमने टाइप करना भूल गया था मैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। संक्षेप में उत्तर दीजिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर रखती है, हमें भोजन, स्वच्छ हवा और पानी, औषधियाँ प्रदान करती हैं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है, जैसे कि बाढ़ से, मरुस्थलीकरण से, इन सब चीज़ों से क्या बचाती है। जैव विविधता को बचाकर हम प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकते हैं, जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है संरक्षित वन। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? देखिए, संरक्षित वन वन्य जीवों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है होते हैं, क्योंकि अवैध शिकार, बिना परमिशन का शिकार, लकड़ी की तस्करी जैसे मानवीय हस्तक्षेप, वनों में अतिक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और सीमित या अलग थलग वन क्षेत्र जैसे कारणों से वन्य जीवों को खतरा बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा प्रदूषण और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से भी उनकी सुरक्षा को चुनौती मिलती है। ठीक है, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे? कुछ आदिवासी लोग भोजन, आश्रय, वस्त्र और ईंधन जैसी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि
वे वनों से प्राप्त होने वाले फल, कंदमूल, शहद, जड़ी बूटियां और लकड़ी जैसे संसाधनों का संग्रह करते हैं और इनका उपयोग करते हैं। वे वनों की औषधियां, जड़ी बूटियों का उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए भी करते हैं। कौन? आदिवासी। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि सिर्फ मतलब इसका ख नंबर क्वेश्चन का मैं समझा रहा हूँ, फिर से लिखना नहीं है, लिख तो लिया ही है आप। इसमें क्या है कि सिर्फ मानव से ही थोड़ा दिक्कत है क्या, वन्य जीवों को, वन्य जीव वन में भी रहकर सुरक्षित नहीं है, तो मानव से तो दिक्कत है ही। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन से दिक्कत है उनको, अलग अलग छोटा छोटा वन है उनसे दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद से छोटे जीव को बड़े जीव से दिक्कत है, प्रदूषण से दिक्कत है। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव, मैंने लिखाया भी उधर, फिर यहाँ भी लिखाया दिया हूँ। वनोन्मूलन के कारक, पहला नंबर क्या है? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, पहला कारण है। दूसरा, घरों एवं कारखानों का निर्माण। तीसरा है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। चौथा है पशुओं के अतिचारण के लिए। पांचवा है प्राकृतिक कारक। दो है दावानल एवं भीषण सूखा। दावानल मतलब आग लग जाना। ठीक है, जंगल में आग लगने को दावानल बोलते हैं। ठीक है, तो दावानल एवं भीषण सूखा क्या है? वनोन्मूलन का कारण है। इसका दुष्प्रभाव, मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का असंतुलन, मतलब CO2 बढ़ जाएगा, O2 घट जाएगा। अधिक बाढ़ें, भूस्खलन मतलब मिट्टी कट कट के भागना शुरू कर देगा। जलवायु परिवर्तन मतलब गर्मी के दिन में ठंडा, ठंडा के दिन में गर्मी। बरसात जब होना है तो होगा नहीं, कब बरसात हो जाएगा, टाइम पे नहीं होगा, यही है जलवायु परिवर्तन। वन में रहने वाले पशु पक्षियों का नष्ट होना या प्रवास करना, नष्ट हो जाएंगे नहीं तो यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। स्थलीय जल में कमी मतलब अंडरग्राउंड वाटर कम हो जाएगा। स्थलीय जल यानी स्थल पर जो जल है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, भूमि की उर्वरता में कमी यानी भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी। स्थलीय जल कम कैसे हो जाएगा? क्योंकि पेड़ पौधा का जो जड़ होता है ना, जड़, ये मिट्टी का जो है ना अंतःस्रवण दर बढ़ा देता है, इससे मिट्टी ज्यादा पानी सोखता है नहीं, तो अंडरग्राउंड वाटर पूरा तरह रिचार्ज रहता है। भूमि की उर्वरता में कमी हो जाएगा। अगर नंबर पूछता है रेड डाटा पुस्तक क्या है? ठीक है, कह रहा है कि रेड डाटा पुस्तक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें पौधों, जानवरों और कवक सहित उन सभी प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है जो गंभीर रूप से संकटाग्रस्त या लुप्त प्राय हैं, जिनके विलुप्त होने का जोखिम है। यह पुस्तक विभिन्न प्रजातियों को उनके विलुप्त होने के जोखिम के अनुसार वर्गीकृत करती है, जिसमें विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाल रंग गंभीर रूप से संकटाग्रस्त प्रजातियों को दर्शाता है। प्रवास से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास यानी माइग्रेशन। कुछ स्पीसीज द्वारा अपने आवास से किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास अधिकतर पक्षियों में पाया जाता है। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वे यहाँ अंडा देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता है। मतलब जब उनको अंडा देना दबा के ठंडा पड़ेगा, ठीक है ना, और हालत खराब हो जाएगा वो लोग, इसलिए वो लोग इधर चला आता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की पूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्यायसंगत है? इन पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। कह रहा है फैक्ट्रियों एवं
फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई न्याय संगत नहीं है। फैक्ट्रियों और आवास की स्थापना हेतु स्थान चाहिए और इससे वनों को काटकर उपलब्ध करवाया जाता है। परंतु ठीक इसी समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वनों से मिलने वाले अन्य लाभों को हम उपयुक्त मांग को पूरा करते समय खो बैठते हैं। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, वन्य जीवन का आश्रय नष्ट हो जाता है। वनों की कटाई से प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, बाढ़ आने लगती है, जिनसे लाखों की संपत्ति व लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। अतः अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों को काटना न्याय संगत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की सूची तैयार कीजिए। आप अपने स्थानीय क्षेत्रों में पेड़ लगाकर, लोगों में जागरूकता फैलाकर, मौजूदा पौधों की देखभाल करके और सामुदायिक वृक्षारोपण कार्यक्रमों में भाग लेकर हरियाली बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। साथ ही घरों में किचन गार्डन और सजावटी पौधे लगाना तथा लोगों को पेड़ काटने से रोकने के लिए प्रेरित करना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सूची क्या है? तो आप लिख दीजिए, हरियाली बनाए रखने, हरियाली बनाए रखने के लिए, ठीक है, के लिए की जाने वाली क्रियाओं की सूची निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। पहला वृक्षारोपण, दूसरा पौधों की देखभाल, तीसरा किचन और सजावटी बागवानी लगाना, चौथा क्या है? जागरूकता फैलाना, पांचवा क्या है? समुदाय को प्रेरित करना, छठा क्या है? सामुदायिक कार्यक्रम, कार्यक्रम के थ्रू भी लोगों को समझाना, पेड़ कटाई को हतोत्साहित माने उसका बुराई करना, पार्कों का संरक्षण, संसाधनों का उपयोग। 8 नंबर, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो वनोन्मूलन का अर्थ है पेड़ों और जंगलों का कटाव या नष्ट होना। जब पेड़ काटे जाते हैं तो वे जलवायु को प्रभावित करते हैं। पेड़ वाष्पीकरण के माध्यम से जलवायु में नमी बनाए रखते हैं और वर्षा के चक्र को संतुलित रखते हैं। पेड़ों के कटने से यह संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आती है। अब आप पूछेंगे कि सर वाष्पीकरण क्या है? देखो, वाष्पीकरण क्या है कि पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, पेड़ है तो इसका जड़ है जिस पानी खींचकर पत्तियों में पहुंचा देगा, एक पत्ती में पहुंचा देगा पानी पत्ती से भोजन बनाएगा, जो पानी एक्स्ट्रा रह जाएगा उसको बाहर निकालेगा। इसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। यानी पेड़ के पत्तियों द्वारा पानी को बाहर करने को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो भैया जब पेड़ नहीं रहेगा तो वाष्पीकरण होगा नहीं होगा, तो वर्षा दर कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखाचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। हमारे राज्य में राष्ट्रीय उद्यान एक है, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पे भाई? ये है बिहार, ये चंपारण है, इधर ही है कोना में यहाँ पे। तो बस ऐसे ही दर्शा देना है, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा हम कागज़ की बचत कर सकते हैं। कागज़ का निर्माण पेड़ों की लकड़ी से तैयार लुगदी से किया जाता है। यदि हम कागज़ की बचत नहीं करेंगे तो कागज़ बनाने के लिए अधिक पेड़ काटने पड़ेंगे। यदि यह कटाई यूं ही जारी रही तो इतने पेड़ कहाँ से आएंगे जो हमारी कागज़ की दैनिक आवश्यकता को पूरा कर सके। अतः हमें निम्नलिखित उपायों के द्वारा कागज़ की बचत करनी चाहिए। पहला है, एक बार इस्तेमाल किए गए कागज़ों को एकत्रित कर पुनः चक्रण के द्वारा इनसे कागज़ बनाया जाना चाहिए ताकि नया कागज़ बनाने के लिए और अधिक पेड़ न काटे जाएं। दूसरा, कागज़ से बने थैलों के स्थान पर जूट व कपड़े से बने थैलों का उपयोग करें। तीसरा, प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में अभ्यास के लिए नोटबुक के स्थान पर स्लेट का उपयोग करें। ठीक है, स्लेट या प्लास्टिक से बनी विशेष राइटिंग स्लेट का इस्तेमाल करें। 4 में, लिखने का अभ्यास नोटबुक की बजाय फर्श पर भी किया जा सकता है। इन सभी उपायों से कागज़ की बचत हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि ऊपर से नीचे की ओर पहला क्या है, विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक क्या कहलाता है? मतलब रेड, विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक रेड डाटा पुस्तक कहलाता है ना, रेड डाटा पुस्तक। अगला है, पौधों एवं जंतुओं एवं सूक्ष्मजीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं। 2 नंबर ऊपर से नीचे आना है, क्या कहलाता है? जैव विविधता, जैव विविधता। अगला है, बाईं से दाईं ओर, इधर से इधर चलना है, इधर से इधर, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। 2 नंबर, जैव मंडल। विलुप्त हुई स्पीसीज 3 नंबर कहने गया। हाँ, संकटापन्न, संकटापन्न। ठीक है, संकटापन्न पूरा सर होता है। एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज। 4, विशेष क्षेत्रीय। ठीक है, हाँ, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। अगर आपने पूरा सेशन को देखा है तो इसके लिए आपको थैंक्स, और बाकी लाइक शेयर कर दीजिएगा। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आप नोट्स जरूर बनाइएगा बाबू, नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, जितना मैं लिखाया है, बाकी क्वेश्चन आंसर भी करा दिया, सब कुछ कर लीजिएगा। पूरा एक पैकेज है इस चैप्टर का। एक चैप्टर इतना बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैं कहूँगा कि अगर एक बार में समझ में नहीं आता है टॉपिक तो 1-2 बार और देखिए इस वीडियो को। ठीक है, आपको समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, और एक बार लिखिए जरूर। ठीक है, इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।